आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान में चैप्टर हमारा 2 है। ठीक है, वर्ल्ड वाली बुक में से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर हमारा है सेकंड चैप्टर का जो टाइटल है वो है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि इसका मतलब है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दो ध्रुवीयता चल रही थी, एक तरफ तो अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था, यानी कि एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। इन दोनों के ने दुनिया को बांट लिया था, इसलिए दो ध्रुवीय विश्व हो गया था। तो ये जो दो ध्रुवीयता थी, इसका अंत कैसे हुआ, इस वीडियो में हम देखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हमारा वीडियो है ये कवर करता है बिहार बोर्ड को, हरियाणा बोर्ड को, झारखंड बोर्ड को, सीबीएसई बोर्ड को, उत्तराखंड बोर्ड को और अदर बोर्ड जहां पर एनसीईआरटी बुक चलती है। हर जगह ये वीडियो हमारा काम आएगा क्योंकि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव। जिन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर का एक और पार्ट आएगा, पार्ट सेकंड। उसमें हम क्या करवाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। शुरुआत होती है इस चैप्टर की बर्लिन की दीवार से। ठीक है, तो ये बर्लिन की दीवार क्या थी? क्या आप बर्लिन की दीवार के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं? अगर आपको पता हो, छोटी क्लासों में शायद आपने पढ़ा हो, एक जगह इसका जिक्र है। अगर नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ कि था क्या। आपके सामने मैंने एक फिगर बनाया है। ये मान लो यूरोप महाद्वीप में एक जगह है, उस जगह का नाम है जर्मनी। जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप इसे समझना, रटना कुछ नहीं है, समझना है। ये एक देश है, मान लो ये एक देश है पूरा, जर्मनी। जर्मनी में एक जगह थी जिसका नाम था बर्लिन, और वो क्या थी, जर्मनी की राजधानी थी। यानी जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है बर्लिन। बर्लिन में एक दीवार बना दी गई। ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दीवार बना दी। मान लो ये जो रेड कलर से ये एक दीवार है, इसी दीवार को बर्लिन में थी, इसीलिए इसको बर्लिन की दीवार कहते हैं। अब बर्लिन की दीवार का महत्व बहुत है दुनिया में, इसका इंपॉर्टेंस क्या था समझिए। एक बर्लिन की दीवार बीच में, इसकी इस तरफ तो है पूर्वी इलाका, यानी कि जिसको हम पूर्वी खेमा बोलते हैं। इसके बर्लिन की दीवार की दूसरी तरफ था वेस्ट, यानी कि पश्चिमी खेमा। यानी दुनिया जो थी वो दो गुटों से बट गई थी। कहां से बटी थी, जर्मनी में बर्लिन से। यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दी गई थी जिसको बर्लिन की दीवार कहते हैं। इधर वाला जो खेमा था वो अमेरिका का था, जिसको हम शॉर्ट में यूएस से लिख सकते हैं। इधर वाला जो हिस्सा था, जितने भी देश इधर वाले हिस्से में आ रहे हैं, सब सोवियत संघ के कब्जे में थे। यानी कि इधर वाले यूएसएसआर हो जाएंगे और इधर वाले अमेरिका के कब्जे में थे, यानी इधर वाले क्या हो जाएंगे, यूएसए वाले हो जाएंगे। तो ये था जर्मनी, और जर्मनी में बर्लिन की दीवार की पूरी कहानी। बाद में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया, दीवार यहां से खत्म और पूरा जर्मनी अब एक हो चुका था। ठीक है, अब इस बर्लिन की दीवार से आपको समझने हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनेगा कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब कराया गया। आपको लिखना है 1961 में, 1961 में। फिर आपसे मान लो पूछ ले कि जो बर्लिन की दीवार थी इसकी लंबाई कितनी थी। आप बोलोगे 150 किलोमीटर। ठीक है, मान लो आपसे ये पूछ लें कि भाई बर्लिन की दीवार को किसने गिराया, तो आप कहोगे जनता ने गिराया। मान लो चलो एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि जनता ने कब गिराया, तो आप कहोगे 9 नवंबर 1989 को गिराया। फिर ये जो विभाजन था ये किस चीज को अलग कर रहा था, ये पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग कर रहा था। देखिए यहाँ का जो हिस्सा है ये कौन सा बर्लिन है, ये पूर्वी बर्लिन है। इधर वाला बर्लिन कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी बर्लिन। यानी बर्लिन को अलग कर दिया, या फिर आप इसको पश्चिमी और पूर्वी बर्लिन की जगह, आप यहाँ पे इस बर्लिन की जगह जर्मनी, ज्यादा अच्छा वर्ड यूज होगा, आप इसको जर्मनी लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इंप्रेशन आपका, कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए बर्लिन की दीवार जो थी वो पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। यानी कि ये बर्लिन की दीवार है, इधर जो है वो है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, इधर जो है वो यूएसए यानी अमेरिका। यानी इधर की दुनिया जो है यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था है, और इधर दूसरी दुनिया जो है इधर की तरफ, इसमें साम्यवादी व्यवस्था है। यानी इस पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में विभाजन का जो प्रतीक थी वो अपनी बर्लिन की दीवार थी। बहुत ही सिंपल है। अगला देखिए, जब बर्लिन की दीवार गिराई गई तो दूसरी दुनिया का पतन हो गया। यानी कि जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरा दी गई तो दूसरी दुनिया खत्म, यूएसएसआर खत्म। पूंजीवादी दुनिया की बात करें तो अमेरिका हो जाएगा। मान लो आपसे पूछ ले कि पूंजीवादी दुनिया किससे संबंधित है,
तो आप यहाँ पे अमेरिका लिखोगे। और साम्यवादी दुनिया का संबंध किससे? सोवियत संघ से। तो बहुत छोटी छोटी सिंपल बेसिक बातें हैं, आप किसी भी बोर्ड से हो, एनसीईआरटी बुक का सिलेबस है, तो ये चीज आपके लिए बहुत बेनिफिट पहुंचाएगी। एक क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ही वीडियो में चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, पार्ट वाला सिस्टम नहीं होगा, एक ही पार्ट में कंप्लीट चैप्टर आपको कराया जाएगा। तो सोवियत प्रणाली को क्या कहते हैं? देखो 1917 में रूस में एक क्रांति हुई जिसको हम समाजवादी क्रांति बोलते हैं। इसमें पूंजीवाद का विरोध किया गया, मजदूर वगैरह सभी एक साथ आ गए थे, सबने मिलकर पूंजीवाद का यहाँ पे खुलकर विरोध करा था। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पूंजीवाद का विरोध बोलते हैं। इसमें साम्यवाद के आदर्शों को अपनाने की तरफदारी की गई, यानी इसमें कहा गया कि साम्यवाद के जो आदर्श हैं उसको अपनाया जाए। निजी संपत्ति का विरोध किया गया क्योंकि निजी संपत्ति पूंजीवाद में होता है, ठीक है, और निजी संपत्ति का यहाँ पे विरोध किया। अगर आपको पूंजीवाद और साम्यवाद के बारे में, समाजवाद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो हमने इस पे एक टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाया, आप उसे देखो। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हो और आपको अगर पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद नहीं पता तो फिर आप स्टूडेंट होने के लायक नहीं हो। समझो कि आप 12वीं में हो, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप सीखो। आगे है कि 1917 में रूस की क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया, यानी जब 1917 में रूस की क्रांति हुई तो यूएसएसआर बन गया, जिसको हम सोवियत संघ भी कहते हैं, इसको समाजवादी सोवियत गणराज्य भी कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बनेगा यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? तो यह है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे समाजवादी सोवियत गणराज्य। सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, ठीक है। कितने गणराज्यों को? 15 गणराज्यों को, यानी कि 15 अलग अलग रिपब्लिक देश थे, उन सबको मिलाकर क्या बना दिया गया? एक सोवियत संघ बना दिया गया। उन 15 में से एक था रूस, और सबसे ज्यादा जो चलती थी वो रूस की थी, बाकी 14 की इतनी नहीं चलती थी जितनी रूस की चलती थी, रूस सबसे ताकतवर था। सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे अपने देश में बहुत सारी पार्टियां होती है ना, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है, आम आदमी हो गई, बसपा हो गई, ऐसे हमारे देश में बहुत सारी पार्टी है, बट सोवियत संघ में एक ही पार्टी होती थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे कोई विपक्ष नहीं था, नो ऑपोजिशन, कोई विपक्ष नहीं था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट आ सकता है 2 नंबर में कि भाई दूसरी दुनिया का अर्थ समझाइए, क्या है दूसरी दुनिया का अर्थ? तो देखो भाई, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो 1939 से 45 तक हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश जो थे वो सोवियत संघ के अंकुश में आ गए, यानी कि जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो सोवियत संघ में आ गए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? दूसरी दुनिया के देश कहते हैं, ठीक है। जो भी सोवियत संघ में शामिल थे वो दूसरी दुनिया के देश हैं। एक क्वेश्चन है जो पेपर में अभी आपके सीबीएसई में भी आया हुआ था, जो बोर्ड एग्जाम हुआ है, और जो 2020 में बोर्ड एग्जाम होगा, ये उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम, ध्यान से सोच समझ के। तो वहां पे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। पहला क्वेश्चन ये है कि सोवियत संघ की प्रमुख विशेषता बताओ। तो देखो भाई, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी दुनिया की, सबसे पहली बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? अमेरिका, उसके बाद दूसरी कौन है? सोवियत संघ। यहाँ पे संचार प्रणाली बहुत जबरदस्त थी, यानी कि उन्नत संचार प्रणाली। यहाँ पे विशाल ऊर्जा संसाधन थे, बहुत जबरदस्त ऊर्जा संसाधन थे। यहाँ पे घरेलू उपभोक्ता उद्योग बहुत अच्छा था, यानी यहाँ पे छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज बनाई जाती थी। एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, पिन से लेकर कार तक, यानी पिन से लेकर कार तक सभी चीजें यहाँ पे बनाई जाती थी। आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी थी, गाड़ी, परिवहन, सड़कें, सब कुछ बहुत अच्छा था। और यहाँ पे राज्य का स्वामित्व था, यानी कि जो शासन होता था पूरी तरीके से राज्य का होता था। राज्य से मतलब है सरकार से, यानी सब कुछ सरकार के हाथ में यहाँ पर होता था। अगला है मिखाइल गोर्बाचेव, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ये 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, ठीक है, और ये इसके अंतिम राष्ट्रपति भी कह लो आप इन्हें। इन्होंने पिछड़ते सोवियत संघ में सुधार लाने का प्रयास किया। इन्होंने ये देखा कि यार अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, अमेरिका का विकास बहुत ज्यादा हो गया है और सोवियत संघ पिछड़ गया है। अब इन्होंने सोचा सोवियत संघ पिछड़ रहा है तो हमें सोवियत संघ में सुधार लाना चाहिए।
पश्चिमी देशों से संबंध सुधारने का प्रयास किया गोर्बाचेव ने। लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास इन्होंने किया। गोर्बाचेव ने क्या किया कि देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चला दी कि भाई देश में आर्थिक राजनीतिक सुधार करेंगे और लोकतंत्र लाएंगे, जिसके जरिए क्या होगा, सोवियत संघ का विकास होगा। गोर्बाचेव के सुधारों की नीति कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि ये तो उल्टी पड़ गई। सोवियत संघ का विकास तो नहीं कर पाई, सोवियत संघ को डुबो और दिया। कैसे डुबो दिया, आपको ये भी समझाया जाएगा, ध्यान से देखिए, समझते जाइए बस। अगला है सोवियत संघ के विघटन की घोषणा, कि सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कब हुई थी, 1991 में। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य थे, एक था रूस, एक था यूक्रेन, एक था बेलारूस। इन्होंने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। इन्होंने क्या कर दिया, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी, यानी सोवियत संघ अब नहीं रहा, सोवियत संघ अब खत्म हो गया। तो क्वेश्चन बन जाता है आपका कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो आप लिखोगे 1991 में। फिर स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बन गया, यानी जो राज्य अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए, उनका एक ग्रुप बना दिया गया, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बन गया, रूस, यानी जो जिम्मेदारी पहले यूएसएसआर सोवियत संघ निभाता था, अब सोवियत संघ खत्म, तो उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा, उसका रूस, उसका उत्तराधिकारी रूस। सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता दे दी गई। आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ जो है, उसकी एक सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसको हम सुरक्षा परिषद बोलते हैं। उसमें 5 मेंबर हैं, दुनिया के 5 देश हैं जिसके परमानेंट सदस्य हैं, ठीक है, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और रूस। रूस को जो सीट मिली हुई है ना, वो सोवियत संघ की मिली है, यानी पहले सोवियत संघ की सीट थी, अब वो रूस को मिल गई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ अब खत्म हो चुका था, सोवियत संघ का खेल खत्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिए। आगे आपके सामने टॉपिक है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण बताओ। अगर मैं बताऊं ना कोई इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो यही है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ। पेपर में जरूर आएगा आपके, इसे अच्छे से याद कर लो। देखो, सोवियत संघ क्यों टूटा, उसके पीछे कुछ कारण थे। यहाँ पे ये था कि राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में कुछ कमजोरी थी, संसाधनों का दुरुपयोग किया गया, यानी यहाँ पे संसाधन तो अच्छे थे लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया गया, दुरुपयोग। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसका शासन बहुत बेकार था, बुरा शासन था। जनता जो थी वो अपनी मतलब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जनता की इच्छा को पूरा करने में सरकार जो थी असमर्थ थी। जनता जो चाहती थी उसको ये पूरा ही नहीं कर पाते थे सोवियत संघ वाले, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग। तो ये एक कारण बन जाएगा। और एक कारण सबसे बड़ा ये था कि जनता को गलत जानकारी दे दी। जनता को इन्होंने बोला कि भाई सोवियत संघ है वो विकास कर रहा है, यानी सोवियत संघ डेवलप हो रहा है, ऊपर जा रहा है। जबकि पता लगा कि भाई सोवियत संघ ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि सोवियत संघ नीचे जा रहा है, यानी कि अमेरिका डेवलप हो रहा है और सोवियत संघ गिर रहा है नीचे। जब लोगों को पता लगा ना कि भाई हमारा जो लेवल है वो अमेरिका से बहुत नीचे है, तो लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से धक्का लगा। उन्हें ये लगा कि उनकी सरकार ने उनके साथ झूठ बोला, सरकार ने उनको गलत जानकारी दी, इसलिए लोग बहुत दुखी हो गए। तो ये भी एक कारण है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उनको विशेष अधिकार मिला था। यहाँ बेचारी जनता को बोलने की आजादी नहीं है, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को ज्यादा अधिकार दे रखे। जनता बहुत नाराज हो गई, ठीक है। गोरबाचेव आए, उन्होंने सोचा चलो यार सुधार करते हैं। बेचारे आए तो थे सुधार करने, लेकिन जनता जो थी वो चाहती थी जल्दी सुधार हो जाए। अब आप सोचो, इतनी सारी कमियां, क्या एक आदमी अकेले एक दिन में सुधार देगा? नहीं भाई, 10 साल लग जाते हैं, 10 साल, 5 5 साल, 20 20 साल, तब जाके लेवल सुधरता है। अब सोवियत संघ में ये जो आ गए हैं गोरबाचेव, सुधार करने एकदम से तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन जनता जो थी वो बहुत जल्दी चाहती थी सुधार, इसलिए गोरबाचेव की नीति जो थी वो उल्टी पड़ गई। एक ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। कहते हैं कि सोवियत संघ के जो विघटन के परिणाम बताओ, कि सोवियत संघ जब टूट गया, सोवियत संघ जब खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो बता रहा हूं ना, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी जा रही है। अब देखो, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। 1991 में सोवियत संघ खत्म, उसके बाद क्या हुआ,
देखो, सबसे पहला है शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध की जो स्थिति थी वो दो महाशक्तियों के बीच में थी। एक तरफ था यूएसए अमेरिका, दूसरी तरफ था यूएसएसआर। यूएसएसआर अब खत्म हो गया तो शीत युद्ध भी खत्म हो गया, तो पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि दूसरी दुनिया का पतन, यानी जो दूसरी दुनिया जिसको हम यूएसएसआर को हम क्या बोलते थे, इसको हम दूसरी दुनिया बोलते थे, ये भी खत्म, दूसरी दुनिया भी खत्म। अब दोनों के बीच में क्या था, हथियारों की होड़ थी। अमेरिका चाहता था उससे ज्यादा हथियार बनाए, सोवियत संघ चाहता था उससे ज्यादा हथियार बनाए, यानी कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा हथियार बनाना चाहते थे। इनके बीच में हथियारों की होड़ थी, ये भी खत्म। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा। जब यूएसएसआर खत्म तो दुनिया में एक ही महाशक्ति बची, वो कौन थी, अमेरिका। नए देशों का उदय हुआ। जो सोवियत संघ हमने सुना था ना 15 गढ़ राज्यों से मिलकर बना था, अब ये खत्म, यानी अब 15 देश स्वतंत्र हो गए, अब सोवियत संघ में नहीं है, यानी कि नए देशों का उदय हो गया। अब इनकी मर्जी थी भाई, चाहे जो जहां पे मर्जी वहां जाए। विचारधाराओं की लड़ाई खत्म। विचारधाराओं की लड़ाई क्या थी, चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। अमेरिका यानी एक तरफ मैं यूएसए की बात करूं, एक तरफ सोवियत संघ यूएसएसआर की बात करूं। अमेरिका जो था वो उसकी विचारधारा थी पूंजीवाद बेहतर है, सोवियत संघ की विचारधारा थी कि साम्यवाद बेहतर है। और ये विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी दोनों के बीच में। अब जब दोनों के बीच में विचारधाराओं की लड़ाई थी तो ऐसे में जब यूएसएसआर खत्म तो विचारधाराओं की लड़ाई भी खत्म, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अब ये शॉक थेरेपी कौन सी नई चीज आ गई भाई, आपको पूरी डिटेल में आगे अगला टॉपिक शॉक थेरेपी ही बताया जाएगा, ध्यान से देखें, ठीक है। अगला है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का महत्व बढ़ गया, जैसे आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनका महत्व बढ़ गया। अब हम शॉक थेरेपी जो टॉपिक है उसे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य एशिया की। जैसे ये एशिया है तो मध्य एशिया के कुछ देश थे, इनकी कहानी पढ़ लेते हैं। सोवियत संघ खत्म, मध्य एशिया के कुछ देश थे जो सोवियत संघ में थे। अब मध्य एशिया के कई देशों में संविधान बना, लेकिन बहुत हड़बड़ी में बना, यानी संविधान बहुत जल्दीबाजी में बनाया गया। कुछ देशों में राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्ति दे दी गई, यानी कुछ देश ऐसे थे जहां पे राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्ति दे दी गई थी। तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया, यानी कि जो तुर्कमेनिस्तान थे और उज्बेकिस्तान जो थे, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने क्या करा, अपने आप को 10 साल के लिए राष्ट्रपति बना लिया। अब आप देखो भाई, इनका तो घर का राज है, अपने आप को ही बना लिया राष्ट्रपति। अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो आप भी अपने आप को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना लो, ठीक है। इनकी तो मौज हो गई, बल 10 साल के लिए राष्ट्रपति बन गए। और 10 साल के लिए नहीं बने, बाद में इन्होंने क्या करा, 10 साल के बाद और 10 साल का कार्यकाल बढ़ा लिया, यानी 10 साल के लिए तो है, उसके बाद जो 10 साल आएंगे समय सीमा और बढ़ा दी और 10 साल, यानी कि इन्होंने 20 साल के लिए अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया। अब समझो इसका मतलब क्या है, यानी जब एक ही आदमी अगर 20 साल तक शासन करेगा तो वो निरंकुश हो जाएगा, सत्तावादी हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, शोषण करना शुरू कर दिया, ये सत्तावादी हो गए। रूस तथा अन्य देशों जो कभी सोवियत संघ में शामिल थे, इनकी हालत खराब हो रखी थी। 1991 में विचारों का बुरा हाल था, डूब गए थे बिल्कुल। इन्होंने 10 साल के बाद, यानी कि 1991 के 10 साल जोड़ोगे तो 2001 बनेगा, लेकिन मोटा मोटा इसमें 2000 माना जाता है, यानी कि 10 साल के बाद, यानी कि 2000 में इन्होंने दोबारा खड़ा होना शुरू कर दिया। दोबारा से खड़ा कैसे हो पाए, ये कैसे खड़े हो पाए, यानी खड़े होने का मतलब यहाँ पे है दोबारा से अर्थव्यवस्था में सुधार लाना। तो इनके पास थे खनिज तेल, इनके पास थे प्राकृतिक गैस, इनके पास थी धातु, इनके पास थे प्राकृतिक संसाधन। इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बेच दें, यानी निर्यात कर दें। निर्यात करेंगे तो पैसा आएगा, उस पैसे से ही अपना विकास कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन चीजों को बेचना निर्यात करना शुरू कर दिया। बाकी देशों ने अपने को ये फायदा मिला कि इनके यहाँ से पाइपलाइन गुजरी, जहां से जिस देश से भी पाइपलाइन जाती थी तो उस देश को फायदा होता था। कोई भी पाइपलाइन जाएगी तो पाइपलाइन के बदले उनको किराया मिलेगा, ठीक है, कि उनकी जमीन से जा रही है ना, तो इसलिए उनको उसका किराया मिला, इससे भी इनको बेनिफिट हुआ। अब एक लास्ट टॉपिक और इसके बाद चलेंगे हम अपने शॉक थ्योरी पे। छोटा सा टॉपिक है संघर्ष और तनाव, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आएगा तो एक नंबर में आएगा। रूस के दो गढ़ राज्य थे, एक था चेचन्या, एक था दागिस्तान। यहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। हिंसक का मतलब आप समझते हो, मार कटाई,
खून खराबा, हिंसक। अलगाववादी का मतलब होता है देश से अलग होने की मांग करना, यानी कि अपनी मांग करना जिसमें देश से अलग होने की बात। यानी कि चेचन्य और दागिस्तान में लोगों ने अलगाववादी आंदोलन चला दिए, अलग होने की मांग कर दी। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा। कौन सा देश था जहां पे 10 साल तक गृह युद्ध चला? यानी कि तजाकिस्तान। नाम याद रखें, तजाकिस्तान। 10 साल तक गृह युद्ध चला। एक ये भी आ सकता है एक नंबर में कि कौन सा देश था जो बिल्कुल शांतिपूर्वक बिना किसी लड़ाई झगड़े के आराम से 2 हिस्सों में बट गया? तो चेकोस्लोवाकिया जो था वो 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा बन गया चेक और दूसरा हिस्सा बन गया स्लोवाकिया। यानी एक देश बन गया चेक और एक बन गया स्लोवाकिया। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हमारा शॉक थेरेपी। तो समझिए कि शॉक थेरेपी क्या था। देखो, सोवियत संघ था जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं। यहाँ पे थी साम्यवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था। अब भाई यूएसएसआर में ऐसी व्यवस्था है, हुआ क्या कि अमेरिका जो था वहां पे पूंजीवाद था। अमेरिका तो बहुत ज्यादा विकास कर गया, बहुत आगे बढ़ गया, तरक्की कर गया, लेकिन यूएसएसआर बेचारा डूब गया। तो ऐसा माने जाने लगा, यूएसएसआर के देशों ने ये सोचा कि यार पूंजीवाद ना बहुत अच्छी चीज है। इन्होंने सोचा कि पूंजीवाद अच्छी चीज है तभी तो अमेरिका डेवलप हो गया, और साम्यवाद बेकार है तभी तो हम डूब गए। तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम पूंजीवाद को अपना लें। अगर हम पूंजीवाद को अपना लेंगे तो उससे हमारा भी विकास अमेरिका की तरह हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, साम्यवाद समाजवाद, आप ये समझिए कि इन्होंने समाजवाद को छोड़ दिया और ये किसकी तरफ चल पड़े, पूंजीवाद की तरफ। साम्यवाद और समाजवाद में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई है, आप सर्च कर सकते हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं अगर डिटेल में जानना चाहें तो। ठीक है, तो इन्होंने सोचा यार कि समाजवाद को छोड़ के पूंजीवाद की तरफ चलते हैं, इससे हम भी विकास कर पाएंगे। तो ये समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद की तरफ संक्रमण ही शॉक थेरेपी कहलाया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते शॉक थेरेपी को अच्छे से, और बहुत सारे टीचर इसको अच्छे से समझा भी नहीं पाते, शायद इसीलिए बच्चे नहीं समझ पाते। पर मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि यूएसएसआर जो सोवियत संघ के देशों ने सोचा कि समाजवाद को छोड़कर पूंजीवाद की तरफ चलते हैं, इसी नीति को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। बस सिंपल है, आप समझिए। सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने पूंजीवाद को अपनाया। ये साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण शॉक थेरेपी कहलाया। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। इसी मॉडल को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। या फिर आप दूसरी लैंग्वेज, बुक वाली लैंग्वेज में अगर आप जानना चाहें तो आप समझिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके द्वारा निर्देशित एक मॉडल था, इसका नाम था शॉक थेरेपी। यानी इसके तहत अब इन देशों को क्या करना था, अपना समाजवाद साम्यवाद छोड़ देना था और नई व्यवस्था अपनानी थी जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं। भाई शॉक थेरेपी को इन्होंने अपनाया, शॉक थेरेपी के तहत इन्होंने कुछ बदलाव भी कर दिए। इन्होंने ये सोच के शॉक थेरेपी को अपनाया था कि शॉक थेरेपी को अपना लेंगे तो उसके बाद इनका विकास हो जाएगा। इन्होंने तो यही सोचा था ना कि शॉक थेरेपी को अपना लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इनका विकास हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसका उल्टा ही कुछ हो गया। क्या हुआ आप वो बाद में देखेंगे, इससे पहले हम ये देखेंगे कि शॉक थेरेपी के तहत इन्होंने क्या बदला, क्या बदलाव करे। सबसे पहला पॉइंट, 7 पॉइंट है आपके सामने। अब सभी देशों को पूंजीवाद अपनाना था, पहला पॉइंट। यानी अब कोई साम्यवाद समाजवाद नहीं अपनाएगा, सब पूंजीवाद अपनाएंगे। दूसरा है निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा। पूंजीवाद में क्या होता है, निजी स्वामित्व का महत्व होता है, तो यहाँ पे भी वो महत्व बढ़ने लगा। फिर क्या है कि राज्य की संपदा का निजीकरण होने लगा। यानी जो राज्य है, यानी राज्य मतलब सरकार, सरकार की जो संपत्ति है अब वो सरकार के हाथों में नहीं रही, अब वो निजी हाथों में जाने लगी है, यानी कुछ लोगों के हाथ में जाने लगी है। खेती का तरीका बदल दिया। पहले तो भाई क्या करते थे, ये पूंजीवाद समाजवादी तरीके से खेती करते थे, जिसमें खेतों में
मशीन कम और इंसान ज्यादा मिलते थे, लेकिन अब इन्होंने खेती का तरीका बदला। अब ये पूंजीवादी तरीके से खेती कर रहे हैं। पूंजीवाद में क्या होता है, लोग कम होते हैं पर मशीन ज्यादा होती है, यानी खेतों में इंसानों का यूज कम होता है, मशीनों का यूज ज्यादा होता है। इन्होंने ये नया तरीका अपनाया। इन्होंने एक चीज मान ली, क्योंकि पूंजीवाद में ऐसा कहा जाता है कि व्यापार से ही विकास होगा। इन्होंने भी ये मान लिया कि हम ज्यादा से ज्यादा व्यापार करेंगे तो ही हमारा विकास हो पाएगा, यानी कि ऐसा माना जाने लगा कि व्यापार से ही विकास हो पाएगा। ठीक है, इन्होंने मुक्त व्यापार को अपनाया, यानी कि आपस में व्यापार नहीं करेंगे बल्कि पश्चिमी देशों से व्यापार करेंगे। यानी कि अब ये सोवियत संघ वाले जो देश थे, अब ये अमेरिका वाले जो पश्चिमी देश थे उनके साथ मुक्त व्यापार करने लगे, फ्री ट्रेड। पश्चिमी देशों से व्यापार को बढ़ाया इन्होंने, आपस में व्यापार करते थे पहले, उसको इन्होंने खत्म किया और पश्चिमी देशों से व्यापार किया। ये तो इन्होंने बदलाव करा शॉक थेरेपी के तहत, लेकिन इन बदलावों का इन्होंने ये सोच के बदला था कि इनसे इनका विकास होगा, बट इनका विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या शॉक थेरेपी के परिणाम हुए? मैं अगर कहूं कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो शॉक थेरेपी के परिणाम है, अक्सर पेपर में आते हैं और इस बार भी पेपर हुए तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए, सबसे पहले ये देखो, जैसे इन्होंने शॉक थेरेपी अपनाया, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस खत्म हो गई बिल्कुल। रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया, यानी कि और बुरे हाल हो गए। जनता बर्बाद होने लगी, पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक थी, शॉक थेरेपी के बाद जनता बर्बाद हो गई। 90% उद्योग जो थे औने पौने दामों में बेच दिए गए। औने पौने दाम समझते हो ना, कि यानी कि जो उद्योग की कीमत थी उस कीमत के मुकाबले बहुत ही सस्ते में, सस्ते का मतलब आप सोचो औने पौने दाम, जैसे मान लो 100 रुपए की चीज थी 5 रुपए में बेच दी, तो ये हो गए ना औने पौने दाम। तो ऐसे दामों में बेचे इन्होंने उद्योग, बहुत कीमती उद्योग थे, बहुत कम पैसों में बेचे। रूस की मुद्रा है उसमें गिरावट आ गई। अब रूस की मुद्रा कौन सी है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि रूस की मुद्रा को हम क्या बोलते हैं, कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में उन सभी बच्चों का नाम लेने का प्रयास करेंगे जो जो हमें कमेंट में सही आंसर देंगे। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लोगों की जमा पूंजी जाती रही, जो लोगों ने सेविंग की थी, पैसा जोड़ा था, वो सारा पैसा खत्म चला गया। खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, यानी जो खाने पीने की चीजें थी वो बाहर से इनको आयात करनी पड़ी, बाहर से खरीदनी पड़ी। माफिया वर्ग उभर गया। ठीक है, तो ये थे शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी ये सोच के अपनाया था कि सोवियत संघ का विकास होगा, बट सोवियत संघ का विकास नहीं हुआ, बल्कि सोवियत संघ के सॉरी जो पूर्व सोवियत संघ बोलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सोवियत संघ तो खत्म हो चुका है, यानी कि यानी कि एक्स आप कह सकते हो, जो पहले कभी सोवियत संघ में देश होते थे, उन्होंने ये सोच के शॉक थेरेपी को अपनाया कि विकास होगा। बट विकास देख रहे हो ना कितना ज्यादा विकास हुआ है, सब कुछ तहस नहस हो गया, ऐसा हो गया। अब आपके सामने लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहीं पे मैं आपको एक और बात बता दूं। बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर आपने पोल साइंस की वीडियो पहले ही बना रखी है तो दोबारा क्यों बना रहे हो। तो बच्चों पहले मैंने चैप्टर की वीडियो 1 पार्ट 2 पार्ट, कुछ चैप्टर की वीडियो 4-4 पार्ट में बनाई थी, बट वो छोटी वीडियो थी। लेकिन इस बार मैंने चैप्टर की वीडियो बड़ी बनाई है, एक ही पार्ट में पूरा चैप्टर, क्योंकि बच्चे ढूंढ नहीं पाते कई बार सारे पार्ट, इसलिए हमने ये करा है। ठीक है, तो चाहे पार्ट वाली वीडियो देखो चाहे ये वाली वीडियो देखो, दोनों में कंटेंट एक जैसा ही है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो इस तरीके से देखें। एक क्वेश्चन है कि भारत और सोवियत संघ के संबंध बताओ, तो आप बोलोगे भारत और सोवियत संघ के बहुत अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारे जो संबंध थे बहुआयामी थे, यानी कई क्षेत्रों में थे। मधुर संबंध थे, यानी कि बहुत मीठे संबंध थे। सोवियत संघ ने हमेशा भारत की मदद की, यानी हमेशा से भारत का मददगार रहा है सोवियत संघ। अब देखो संबंध की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक संबंध, यानी कि भारत की जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उनको किसने मदद किया, उनको सोवियत संघ ने मदद की। भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, यहाँ के जो इस्पात कारखाने थे उनको चाहिए थी टेक्नोलॉजी, तकनीकी सहायता। उस टाइम पे कोई सहायता नहीं कर रहा था,
बट हमारा दोस्त सोवियत संघ, उसने हमें पूरी तकनीकी सहायता दी। विदेशी मुद्रा की बहुत कमी थी भारत के पास, पैसा था नहीं, विदेशी मुद्रा था नहीं। ऐसे में क्या करा, उसने रुपये को ही माध्यम बना के भारत से व्यापार किया। इतना तो भाई कोई सगा भी हमारे साथ नहीं करता जितनी मदद सोवियत संघ ने हमारी की। तो आप समझ सकते हो कि सोवियत संघ हमारा बहुत ही अच्छा मित्र था। अब बात करते हैं राजनीतिक संबंध की। सोवियत संघ ने हमेशा, देखो सोवियत संघ को वीटो पावर मिली हुई थी। वीटो पावर आप छठे चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। यानी कि दुनिया में 5 देश हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। एक तो है फ्रांस, एक है चाइना, एक है ब्रिटेन, एक है अमेरिका यानी जिसको हम यूएसए बोलते हैं, और एक है रूस, यानी रूस से पहले यूएसएसआर के पास सीट थी। तो जब भी यूएनओ में कश्मीर का मामला पाकिस्तान ने उठाया तो यूएनओ में हमेशा सोवियत संघ यूएनओ में भारत को समर्थन करता था। यानी कि जब भी पाकिस्तान हमारे खिलाफ कश्मीर का मामला उठाता था तो सबसे पहले हमारी मदद के लिए कौन आता था? हमेशा सोवियत संघ आता था। भारत के बुरे दिनों में, यानी जब हमारे अच्छे दिन नहीं थे, हम समस्या में थे, कठिनाई के दिनों में हमेशा मदद करी हमारी। किसने मदद करी? हमेशा सोवियत संघ ने मदद की। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन जैसे देशों से सहायता मिल रही थी, भारत की कोई मदद करने वाला नहीं था। भारत ने एक बार बस बोला सोवियत संघ से कि हमें मदद करो, सोवियत संघ ने तुरंत मदद करी। यानी कि हमेशा हमारी मदद की सोवियत संघ ने। सैन्य संबंध की बात कर लो, हमारे पास जो हथियार आते हैं ना, सबसे ज्यादा हथियार की बात करें तो हम सोवियत संघ जैसे देशों से लेते थे, सोवियत संघ जैसों से लेते थे। और उसने सोवियत संघ ने ऐसे टाइम पे अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को दे दी, ऐसे टाइम पे हथियार देके भारत की मदद कर दी जिस टाइम पे कोई दूसरा हमें हथियार देने को तैयार नहीं था। यूएसएसआर ने यानी सोवियत संघ ने हमारी हथियारों से भी मदद की। सांस्कृतिक संबंध देखिए, सोवियत संघ और भारत के बीच में सांस्कृतिक संबंध है। देखो सोवियत संघ और भारत सांस्कृतिक संबंध दोनों के बहुत अच्छे हैं, मजबूत है। हिंदी फिल्में सोवियत संघ में बहुत फेमस है। हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो कलाकार हैं, जैसे मान लो हमारे राज कपूर हो गए फिल्म एक्टर, हमारे अमिताभ बच्चन हो गए, ये बहुत ज्यादा फेमस हैं। कहाँ पे? सोवियत संघ में। वहां के लोग इनको देखते हैं, पसंद करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भारत और रूस के संबंध बताओ। देखो 1991 में यूएसएसआर खत्म। अब यूएसएसआर की सारी जिम्मेदारी किसकी है? रूस की है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत और रूस के संबंध। 90% बच्चे गलती करते हैं। कहाँ पे गलती करते हैं? अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया भारत और सोवियत संघ के संबंध बताओ, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर भारत और रूस के संबंध पूछ लें तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो ऐसा सोचते हैं कि दोनों में एक ही पॉइंट आएगा, बट यही है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। दोनों में अलग अलग पॉइंट आते हैं। ये तो थे हमारे सोवियत संघ से संबंध जो अभी हमने पढ़ा, आर्थिक, राजनैतिक, सैन्य, सांस्कृतिक। बट जब हम बात करते हैं रूस से तो हमारे संबंध थोड़े से अलग है। समझिए, संबंध रूस से भी हमारे मधुर है और यूएसए उससे भी थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत फर्क है, उसे समझो। देखो दोनों से हमारे संबंध मजबूत है, यानी सॉरी, भारत और रूस दोनों के संबंध मजबूत है। रूस से हमारे संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं। रूस हमारा सच्चा मित्र है। रूस ने हमेशा भारत की मदद की, कभी हथियार दे देता था तो कभी क्रायोजोनिक रॉकेट दे देता था। हमेशा भारत की मदद करता था, हमेशा भारत का मददगार था। ये कुछ कॉमन पॉइंट है जो सोवियत संघ में भी चल जाएंगे और रूस में भी चल जाएंगे। अब अलग पॉइंट कहां से बनेंगे? यहां से बनेंगे। दोनों का सपना था, भारत का भी सपना था, रूस का भी सपना था। दोनों का सपना था कि बहुध्रुवीय विश्व बने। अब ये बहुध्रुवीय विश्व क्या होता है? देखो दुनिया 2 ध्रुवों में बट गई थी, यानी 2 हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ था यूएसए अमेरिका, एक तरफ था यूएसएसआर। यानी दुनिया को इन्हीं दोनों गुटों के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता था। लेकिन भारत क्या चाहता था कि दुनिया ना तो अमेरिका और ना ही सोवियत संघ के खेमे जैसे सिस्टम में रहे।
भारत चाहता था कि दुनिया में बहुत सारे देश हों और सारे देश ताकतवर हों, यानी कि सभी देश स्वतंत्र हों, ताकतवर हों और सभी अपने तरीके से अपना सिस्टम चला सके, यानी कि ये होगा बहुध्रुवीय विश्व। जब दुनिया में बहुत सारे देश ताकतवर हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे बहुध्रुवीय विश्व। तो भारत और रूस दोनों चाहते हैं कि विश्व बहुध्रुवीय हो, यानी कि विश्व में बहुत सारी शक्तियां मौजूद हों, सुरक्षा की सबकी सामूहिक जिम्मेदारी हो, एक के साथ समस्या हो तो सभी मिलकर उसकी मदद करें। अंतरराष्ट्रीय झगड़ा, मान लो दो देशों के बीच में झगड़ा हो गया, मान लो एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में झगड़ा हो गया। अब ऐसे झगड़े में क्या करें, तलवार उठा दें, हथियार उठा लें, क्या ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं। कैसे सॉल्यूशन करें? बातचीत से। कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? बातचीत से। यानी कोई भी अंतरराष्ट्रीय झगड़ा हो जाए तो बातचीत से उसका निपटारा करें, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे देखो, दोनों के बीच में समझौते, भारत और रूस के बीच में बहुत समझौते हुए। फॉर एग्जांपल 2001 में दोनों के बीच में सामरिक समझौते के रूप में 80 द्विपक्षीय समझौते हुए। कितने? 80। यानी भारत और रूस के बीच में 80 समझौते हुए 2001 में। दोनों देशों ने रक्षा व्यापार के क्षेत्र में बहुत सारे समझौते करे, बहुत सारे समझौते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी व्यापार की। तो भारत और रूस के बीच में व्यापार जो है वो बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है। आज से व्यापार नहीं है, बहुत लंबे समय से, पुराने समय से। भारत जो है वो रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। यानी रूस हमको क्या बेचता है? हथियार बेचता है। और भारत, आपको पता है हम तेल खरीदते हैं, हम क्या करते हैं? पेट्रोल खरीदते हैं। तो जब हम पेट्रोल वाले संकट के दिन जब हमारे सामने आए तो रूस ने हमको क्या किया? यानी जब तेल के संकट वाले दिन थे तो रूस ने भारत को तेल आयात किया, यानी रूस ने भारत की मदद की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आप इन चीजों को नोट कर लें, समझ लें। अगर आप ऐसे चैप्टर को देख के समझ लेंगे ना तो आपको 100% कह रहा हूं कभी भी बार बार बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आप समझ जाएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और इसको बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड के बच्चे तो देखें, सीबीएसई के बच्चे भी अगर देखते हैं तो भी फायदा होगा, क्योंकि सेम कंटेंट है और एक ही पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अगला पार्ट आएगा इस चैप्टर का, इसमें हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस, जिसको हम एमसीक्यू क्वेश्चन बोलते हैं। कौन से पार्ट में कराएंगे? अगले पार्ट में कराएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।